नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्वर्ण महोत्सव में अक्षय तृतीया के इस स्पेशल एडिशन में, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे अक्षय तृतीया के मौके पर आपको सोने चांदी की खरीदारी करनी है और क्या सावधानी आपको इस खरीदारी में बरतनी चाहिए। अगर अक्षय तृतीया पर आपको सोना खरीदते हैं तो आगे लंबी अवधि में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। साथ ही ग्राउंड पर ज्वेलर्स की क्या तैयारी है इसका भी जायजा लेंगे। साथ ही आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे आप गोल्डन टिप्स ले सकते हैं। हमारे साथ क्वांटम म्यूचुअल फंड के चिराग मेहता हैं, सौरभ गाडगिल साहब हैं पीएनजी ज्वेलर्स से, रेनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से और साथ ही राजेश रोकड़े हैं, वाइस चेयरमैन है जेम ज्वेलरी काउंसिल के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको एक हमने पोल किया था, देश के 10 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के साथ ये पोल किया था और जानना चाहा कि इस अक्षय तृतीया से अगले अक्षय तृतीया तक अगर आप सोने में निवेशित रहते हैं तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, क्या लक्ष्य है अगले 1 साल तक के लिए। सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा लक्ष्य ऑगमोंट गोल्ड से रेनिशा जी ने ही दिया है। उनको लगता है कि अगले 1 साल में सोना 70,000 तक भी जा सकता है। हालांकि ये ऊपरी लेवल है, हो सकता है कि बीच में करेक्शन दिखे लेकिन ऊपरी लेवल जो होगा वो 70,000 का होगा। इसके अलावा केरिया कमोडिटी उनका टारगेट है 68,000 का, एलकेपी सिक्योरिटीज 66,000, मोतीलाल ओसवाल 65,000। इसके अलावा एसएमसी ग्लोबल और कोटक सिक्योरिटीज को भी लगता है कि सोना अगले 1 साल में 65,000 रुपए तक जा सकता है। वहीं कुबर्जी ग्रुप को लगता है कि सोना अगले 1 साल में 63,800 रुपए तक जा सकता है। वहीं निर्मल बैंक का टारगेट है 63,500 का और आईआईएफएल सिक्योरिटीज का 63,000 का, यानी मिनिमम टारगेट है 63,000 का और ऊपर में 70,000 तक का भी टारगेट आ रहा है। चांदी को लेकर भी हमने एक ऐसा ही पोल किया था, उसमें चांदी में तो 1 लाख रुपए तक का भी टारगेट अगले 1 साल तक के लिए आ रहा है। केरिया कमोडिटी को लगता है कि अगले 1 साल में चांदी 1 लाख रुपए की हो सकती है। वहीं ऑगमोंट गोल्ड ने 90,000, साथ ही निर्मल बैंक एलकेपी सिक्योरिटीज को भी लगता है कि चांदी 1 साल में 90,000 पार कर सकती है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल और एसएमसी ग्लोबल को लगता है कि चांदी 1 साल में 85,000 तक जा सकती है और कोटक सिक्योरिटीज का टारगेट है 84,000 का, कुबर्जी ग्रुप का 81,800 का और आईआईएफएल सिक्योरिटीज का 80,000 का टारगेट है चांदी का अगले 1 साल में। यानी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो काफी बुलिश हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। रेनिशा जी, आपने भी काफी अच्छा टारगेट दिया है, काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप गोल्ड और सिल्वर को लेकर। अगर गोल्ड और सिल्वर में इस तरह की तेजी की उम्मीद है और अक्षय तृतीया जैसे मौके पर क्या खरीदारी के लिए लेवल आपको सही लगता है? जी विष्णु जी, मुझे लगता है कि जिस तरह अक्षय तृतीया से हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 20 सालों में हर बार हमने देखा है कि गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 20 सालों में सिर्फ 3 या 4 ऐसे साल थे जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स मिले, बाकी 80% ऑफ द टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। पिछले अक्षय तृतीया से भी हमें 20% जितना रिटर्न मिला है और एवरी ईयर हमें गोल्ड अराउंड 12% CAGR रिटर्न देता है। तो इससे अच्छा कोई और एसेट क्लास हो नहीं सकता जिसमें आपको कंसिस्टेंट एक तरह का पोर्टफोलियो हेज मिलता हो, एक तरह की सेफ हेवन की तरह हो। और बाकी एसेट क्लासेस में आप कंपेयर करें तो इतना रिटर्न्स नहीं मिले हैं। देखा जाए तो आगे भी मुझे लगता है कि गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मेरे जो टारगेट्स हैं 70,000 एंड 90,000 फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। इसके 2 वजह है, पहली है कि डी डॉलराइजेशन, जो दुनिया भर में सारी की सारी कंट्रीज डॉलर से मूव होकर गोल्ड में शिफ्ट हो रही है अपने करेंसी के रिजर्व्स में। तो ये बहुत बड़ी बात है जो गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। एंड सेकेंडली हम देख रहे हैं कि रिसेशन के जो कंसर्न्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जैसे फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है ये 2 मेन रीजंस हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस का बुलिश रन कंटिन्यू रखेंगे और हमें यहाँ से और अच्छे रिटर्न्स दिखाएंगे नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक। अगले अक्षय तृतीया तक भी जोरदार रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन ज्वेलर्स की क्या तैयारी है अक्षय तृतीया के मौके पर? ग्राउंड की रिपोर्ट के साथ हमारी सहयोगी अनीता पांडे मौजूद है। अनीता, बताइए ज्वेलर्स की क्या तैयारी है और किस तरह के सेल्स की उम्मीद इस साल वो कर रहे हैं? जी जी विश्वमोहन, कहते हैं सोना है सदा के लिए और ये मोमेंट तो गोल्डन मोमेंट्स है। जी हाँ, बिल्कुल गोल्डन मोमेंट्स है क्योंकि सोना जो है वो चमक रहा है, 60 का आंकड़ा पार कर चुका है और अक्षय तृतीया पर कहते हैं कि अगर आभूषणों की खरीदारी की जाए तो इसका पुण्य जो है वो दुगना प्राप्त होता है और पुण्य जो है सभी चाहते हैं कि वो अपने घर लेके आए आभूषण के तौर पर। तो किस तरह
तरह की तैयारी है आभूषणों को लेकर के और किस तरह के ऑफर है अक्षय तृतीया पर, जानते हैं ज्वेलर्स से। जी, अक्षय तृतीया पर हर घर में ही सोने की खरीदारी होती है, मांगलिक कार्य होते हैं, किस तरह की तैयारियां, किस तरह के ऑफर और साथ ही कोई एडवांस बुकिंग या कुछ इस तरह का? जी जी, अभी अक्षय तृतीया के लिए ये पूरा हफ्ते के लिए हमने अब गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी पे 15% मेकिंग ऑफ का ऑफ़र रखा है और डायमंड ज्वेलरी पे 50% मेकिंग ऑफ का ऑफ़र रखा है। और जैसे आपने पूछा कि एडवांस्ड बुकिंग के लिए, तो पूरे एक 10-15 दिन से उसका प्लानिंग हो जाता है कि कस्टमर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि आप कस्टमर्स आते हैं और एडवांस बुकिंग करते जाते हैं। बिल्कुल जी, तो अक्षय तृतीया पर एडवांस बुकिंग होती ही है और तरह तरह के आपने ऑफर्स भी बताए, लेकिन क्योंकि देखिए सोना महंगा हो रहा है, पिछले बहुत समय तक लोगों ने कम खरीदारी की, लेकिन क्योंकि सोना महंगा है तो आपको लगता है कि थोड़ी सी कम खरीदारी होगी या फिर उम्मीद से ज़्यादा खरीदारी होगी, क्या होने वाला है? अभी जैसे आप गोल्ड का अगर ट्रेंड देखेंगे तो अभी काफ़ी पकड़ेंगे तो कम से कम 2 महीने में एक 3-4 हज़ार रुपये 10 ग्राम के लिए गोल्ड बढ़ा है। तो अभी हिस्टोरिकल डेटा अगर देखेंगे गोल्ड का तो गोल्ड ऊपर ही जाता है। तो अभी ऐसा है कि एक मे बी करेक्शन आ जाए तो 59 पे गोल्ड चला जा सकता है, या फिर अगर आप देख रहे हैं तो गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। तो कस्टमर्स के माइंडसेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि अरे गोल्ड अभी खरीदी करें या नहीं करें। पर अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे हम ऐसा देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आके गोल्ड खरीदी करके जाते हैं। बिल्कुल, अक्षय तृतीया का एक ऐसा समय होता है, चाहे सोना महंगा हो या थोड़ा सा सस्ता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग ख़रीदारी करते हैं। और क्योंकि विश्व मोहन भी बता रहे थे जैसे कि रिटर्न जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है और यही वजह है कि लोग इन्वेस्ट करना सोने पर ज़्यादा पसंद करते हैं और ये दिन सबसे ज़्यादा माकूल होता है, मुफीद होता है अक्षय तृतीया के लिए। तो जैसा कि हमारे साथ ज्वेलर्स जुड़े उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं विश्व मोहन, और क्योंकि अक्षय तृतीया है तो जाहिर सी बात है आभूषणों की खरीदारी सबसे ज़्यादा होती है। शुक्रिया अनीता, आपने ग्राउंड की डिटेल्स बताया और बेहतर तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ ग्राउंड को लेकर तैयारी है ज्वेलर्स की अक्षय तृतीया के लिए और साथ ही क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, किस तरह की बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। सबसे पहले चिराग आपके पास आते हैं। चिराग, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड, क्या ये गोल्डन ईयर है? गोल्ड की चमक और भी यहाँ से बढ़ने वाली है इस रिकॉर्ड रैली के बाद? क्या और भी नया रिकॉर्ड 2023 में सोना बनाने वाला है? जी विश्व मोहन जी, आप देखिए तो स्ट्रक्चरली गोल्ड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और आई थिंक काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जब भी फेड या सेंट्रल बैंक्स ने टाइटन करने की ट्राई की है, उन्होंने थोड़े टाइम के बाद अबैंडन करना पड़ा है, क्योंकि एक रिस्क आ जाता है ग्रोथ के ऊपर, और जब भी ग्रोथ के ऊपर रिस्क आता है फाइनेंशियल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं और उस फाइनेंशियल मार्केट्स और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स अपनी स्टैंड्स चेंज कर देते हैं, रेट कट्स कर देते हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर देते हैं। इस टाइम भी ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं, जब भी उन्होंने काफी अग्रेसिव वे में प्राइसिंग टाइटन किया है जो पहले नहीं देखा हमने काफी समय तक, मगर उसकी इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में हम देख रहे हैं और उस वजह से उनकी स्टैंड्स कहीं ना कहीं चेंज होती दिख रही है मार्केट्स को। सो ओवरऑल जब भी रेट कट्स आएंगे और इन्फ्लेशन थोड़ी हद तक स्टिकी है, इस ऐसे सिचुएशन में उनको अगर ग्रोथ सपोर्ट करना पड़े तो एक क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाता है और ऐसे समय में मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स खासकर बुरी तरह रिएक्ट करते हैं। सो ओवरऑल गोल्ड एक एसेट है जो ऐसे टाइम पे अच्छा करता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो ओवरऑल हम वही ट्रेंड शेप अप होता देखेंगे। प्लस काफी सारी अनसर्टेनिटी है, जैसे ग्रोथ स्लो डाउन है या जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, काफी सारी अनसर्टेनिटी है जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। सो उस वजह से एक एलोकेशन गोल्ड में इन्वेस्टर्स बना के चलेंगे आगे जाके। सेंट्रल बैंक की बाइंग भी हमने काफी हद तक अच्छी देखी है। आई थिंक दैट इज टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम द रिजर्व करेंसी रिस्क जो हम देख रहे हैं। सो ओवरऑल काफी सारे ट्रेंड्स हम जो शेप अप होते देख रहे हैं वो गोल्ड के लिए काफी कंड्यूसिव है। इस वजह से हमें लगता है कि स्ट्रक्चरली गोल्ड यहाँ से एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स शुड बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। करेक्शंस आते रहेंगे, इट इज पार्ट ऑफ एसेट मार्केट्स, हर एक एसेट में करेक्शन देखेंगे हम, मगर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इन्वेस्टर्स को वो ध्यान में रखना चाहिए और कैसा एनवायरमेंट शेप अप हो रहा है, और दोनों ही सपोर्टिव है गोल्ड के लिए। सो ओवरऑल फंडामेंटली हमें लगता है कि एक डायरेक्शनली काफी पॉजिटिव है गोल्ड। यानी गोल्ड अभी भी काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से भी। सौरभ गाडगिल साहब,
आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या बन रहा है और क्या तैयारी है? अक्षय तृतीया से क्या उम्मीद कर रहे हैं? किस तरह के सेल्स नंबर इस बार आ सकते हैं? नमस्कार सबको, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा, अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा दिन है सोने चांदी की खरीदी में। मेरे हिसाब से साल का सबसे बड़ा शॉपिंग सिंगल डे देखा तो वो अक्षय तृतीया है। पूरे भारतवर्ष में लोग ये मुहूर्त पे सोना चांदी खरीदी करते हैं। और ये पिछले साल जो भाव 51,500 था, वो इस साल भाव 60,000 पहुंचा है। तो जिस लोगों ने पिछले साल अक्षय तृतीया पे सोने के सिक्के लिए थे या चांदी ली थी, उनको 20% उसमें आज उनकी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लोगों में आ चुका है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर ही जाएगा। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में वापस तेजी आई है। लोगों ने ये प्राइस एक्सेप्ट किया है 60,000 का, और लग रहा है कि इससे प्राइस नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। तो बुकिंग अच्छी है। लोग प्राइस बुकिंग कर रहे हैं, लोग जेवरात हो या कॉइन्स हो बुकिंग कर रहे हैं। और कल का दिन छुट्टी का दिन है, शनिवार भी है, तो एक वीकेंड आया है। और मेरे हिसाब से एक अच्छी अक्षय तृतीया पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगी। छोटे से बड़े ज्वेलर तक सबको अच्छा बिजनेस मिलेगा। और जैसे पिछले साल 28-29 टन सेल हुआ था, मुझे विश्वास है कि इस बार इससे थोड़ा ज्यादा ही सेल होगा, क्योंकि गोल्ड के ऊपर सब जगह से कॉन्फिडेंस आ गया है। और जैसे अभी पहले सर ने भी कहा कि एक डॉलराइजेशन हो रहा है, मार्केट अनस्टेबल है, आगे फ्यूचर में बैंकिंग का क्राइसिस है, यूएस इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। तो हर एक को, कस्टमर को वही लग रहा है कि सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल अभी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही है। तो सोना हो या चांदी हो, दोनों का सेल कल अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से कल भारतवर्ष में 30 से 32 टन सोने का सेल हो सकता है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है। ज्वेलर्स के पास पूरी तैयारी हो चुकी है। वेडिंग शॉपिंग हो, गोल्ड शॉपिंग हो, कॉइन्स हो, सिल्वर बार्स हो, हर एक ज्वेलर के पास सब स्टॉक रेडी है। बहुत से लोगों के पास अलग अलग स्कीम्स है, कोई डिस्काउंट स्कीम दे रहा है, कोई गोल्ड के ऊपर गोल्ड फ्री दे रहा है। तो हर तरह से ज्वेलर रेडी है। और मेरे हिसाब से ये वीकेंड में एक रिकॉर्ड सेल देखने को मिलेगी भारतवर्ष में। ओके, राजेश जी आपके पास आता हूं। आप यहाँ पे एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या नंबर रह सकता है? जैसा सौरभ कह रहे हैं कि 30 से 32 टन सोने की बिक्री कल हो सकती है। आप लोग क्या एस्टीमेट लेकर चल रहे हैं? हालांकि पिछले अक्षय तृतीया से देखें तो भाव करीब करीब 19 से 20% ज्यादा है। क्या इस ऊंचे भाव से मांग पर कुछ असर होगा, या आपको भी लग रहा है एक अपबीट नंबर देखने को मिलेगा, बेहतर मजबूत सेल्स के आंकड़े अक्षय तृतीया पर देखने को मिल सकते हैं? ऐसा मैं कहूंगा कि गोल्ड की ब्यूटी ही उसका रेट है, क्योंकि जब वो रेट फ्लक्चुएशन इंक्रीज साइड जाता है तो कस्टमर को और वो अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के बारे में यही कहूंगा कि उसकी ये ब्यूटी है कि उसके रेट बढ़ते रहते हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति में अक्षय तृतीया अपने आप में एक इतना बड़ा मुहूर्त है, 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त माना जाता है इसे। और इस मुहूर्त के दिन खरीदारी करना मतलब अक्षय फल ऐसा माना जाता है। इस वजह से अभी बहुत ज्यादा खरीदारी इस दिन को होती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सौरभ जी ने कहा है, 30 से 28 टन के आसपास जो हमारा रिकॉर्ड एक दिन का सेल होता है। तो आने वाला जो कल का दिन है, जो 22 तारीख अक्षय तृतीया जिसे हम कह रहे हैं, उस दिन इससे भी ज्यादा सेल होने की अपेक्षा मुझे लग रही है। उसके पीछे 2-3 रीजन है, क्योंकि अभी ये अक्षय तृतीया काफी पॉपुलर भी हो गया है। और वीकेंड के साथ साथ इस बार सैटरडे संडे 2 दिन का है। कुछ मुहूर्त अगर देखेंगे तो कल जो सुबह 7:45 पे जो मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा संडे तक के मुहूर्त होने के वजह से 2 दिन इसका सेल में इफेक्ट हमें अच्छा खासा दिखेगा। आपने अगर गुड़ी पाड़वा भी देखे होगा तो वीकेंड में आया था, तो गुड़ी पाड़वा के भी 2 दिन हमें सेल मिला था, तो वो एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिला था। और गोल्ड के अगर रेट के बारे में मैं फिर एक बार बताऊंगा, पिछले 3 साल में जब 3 साल पहले जब अक्षय तृतीया थी 14 मई 2021 को, तो 45,200 का रेट था। 3 मई 2022 को 51,400, और इस बार 22 अप्रैल फिर से मतलब कल और आज में अगर देखते तो 60,500-600 के आसपास के रेट अगर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये ट्रेंड ऑल ओवर इंक्रीजिंग साइड जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी एक 30-32 से भी ज्यादा करीब 35 से 40 टन तक के सेल मिल सकता है, ऐसी हमें सोच है। और इस तरह से हम लोग ने तैयारी भी की है, पूरी इंडस्ट्री ने ऑल ओवर इंडिया में। मोस्टली पहले ऐसा होता था कि केवल साउथ में ही इस अक्षय तृतीया को माना जाता था, बट अभी ऑल ओवर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ
अक्षय तृतीया को एक अच्छा खासा मुहूर्त के तहत खरीदारी जम के की जाती है और ज्वेलर्स ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ओके सौरभ, अगर कोई खरीदारी अगर कल करने कोई जा रहा है तो उनके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए सौरभ? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जहां से भी खरीदारी कर रहे हो वो ज्वेलर के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। वो ज्वेलर के पास जब आप परचेज करते हो तो उसके पास वो इनवॉइस देनी चाहिए। इनवॉइस पे आपका नाम, पता, पैन नंबर और ज्वेलर का स्टैम्प, उसकी सिग्नेचर और डिटेल्स पूरे जो आपने चीज खरीदी है, भले नेकलेस हो, बैंगल्स हो, कॉइन हो, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसका कितना है, मजूरी कितनी है, ये चीजें होनी चाहिए। उसकी बायबैक पॉलिसी क्या है, अगर एक्सचेंज करना है तो पॉलिसी क्या है, ये सब चीजें वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। तो ये कस्टमर को ध्यान में रखना चाहिए और सिर्फ रेट ना देखे हुए ये पूरी चीजों का कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि एक गोल्ड रेट है, लेकिन रेट के बाद ये बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे स्कीम्स है, कुछ ऑफर्स है क्या, ये देखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के समय में वो जो हॉलमार्किंग का जो बात चल रही है, तो कस्टमर्स को ज्वेलरी लेते वक्त हॉलमार्क ज्वेलरी ही लेनी चाहिए। उसका हॉलमार्किंग कहाँ पे है, स्टैम्प देखना चाहिए। अगर नहीं दिखे तो ज्वेलर को पूछना चाहिए और हर तरह से नॉलेज कस्टमर को लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का राइट है और ये ज्वेलर का कर्तव्य है कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से डील करे। तो ये चीजें देखनी चाहिए। फिर अपने हिसाब से नए डिजाइन क्या है, कलेक्शंस क्या है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से हर कोई कस्टमर का एक ज्वेलर बंधा हुआ रहता है कि जहां से वो खरीदी करता है, तो वो ट्रेडिशन वो भले चालू रखे, लेकिन नए तरह के डिजाइन, अच्छी फिनिशिंग, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सेफ्टी और ब्यूटी, जो दोनों चीजें गोल्ड ज्वेलरी इसमें आती है, ये ध्यान रखते खरीदी अगर कस्टमर करे तो मुझे मेरे हिसाब से ये खरीदी अच्छी रहेगी, सेफ रहेगी और एक अच्छे दिन पे होगी, तो ये खरीदी हमेशा उसके लिए प्रॉस्परस रहेगी। यानी इसके बावजूद लोगों को अगर कुछ ऑनलाइन खरीदना है तो बहुत से ज्वेलर के पास डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन भी है। तो लोग जिनको अगर गोल्ड फिजिकल नहीं खरीदना है, वो लोग डिजिटल गोल्ड के माध्यम से भी कल के दिन सोना खरीद सकते हैं। बहुत से के पास वेबसाइट्स है, तो लोग ऑनलाइन बुकिंग करके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और घर पे उनकी डिलीवरी मंगा सकते हैं। तो विकल्प सब जगह, सब तरह के हैं। और मेरे हिसाब से अगर कस्टमर ने स्मार्टली शॉपिंग की तो उसकी एक अच्छी शॉपिंग एक अच्छे प्राइस में हो जाएगी। ओके, डिजिटल गोल्ड की आपने बात की रेनिशा जी, डिजिटल गोल्ड के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? अगर कोई ऑनलाइन अगर कोई गोल्ड खरीदता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए? जी, डिजिटल गोल्ड आजकल बहुत मिलेनियल्स में कॉमन हो गया है। आफ्टर कोविड हमने देखा है कि लोग पसंद करते हैं कि जिसे ज्वेलर के पास नहीं जाना है और इन्वेस्टमेंट करना है बार्स एंड कॉइन्स में, वो डिजिटल गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इट इज अ 24/7 मार्केट। कभी भी आप आधी रात को भी गोल्ड खरीद सकते हो एंड विथ एज लो एज 1 रुपी। तो छोटी से छोटी अमाउंट में बाइंग कर सकते हैं और आगे चल के आपको अगर इसको रिडीम करना हो तो आपको एक्चुअल कैश भी मिल सकता है, फिजिकल गोल्ड भी मिल सकता है, वो भी डोर स्टेप डिलीवरी के साथ। तो काफी इजी ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। इसे खरीदने के लिए कई ऑप्शंस हैं, कई पार्टनर्स हैं, जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। पर बैकएंड में ऑगमोंट गोल्ड जैसी कंपनी से जो आपके गोल्ड को सेव करती है वॉल्ट्स में, और ये मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड है, तो आपको टेंशन नहीं करना है कि आपका गोल्ड सेफ है कि नहीं, क्योंकि हर स्टेप पे चेक्स इम्प्लीमेंट होते हैं। तो बहुत ही इजी ऑप्शन है मिलेनियल्स के लिए। आजकल कोई भी घर बैठे मोबाइल की ऐप से गोल्ड खरीद सकता है विद एज लो एज 1 रुपी। अब आप बताइए, डिजिटल गोल्ड की बात हो रही है तो गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ वगैरह पे की भी खरीदारी आजकल काफ़ी बढ़ गई है। अगर कोई एक्सचेंज के जरिए ये ईटीएफ अगर खरीदना चाह रहा है अपने डीमैट के जरिए, तो उनके लिए क्या सलाह है और क्या उनको देखना चाहिए सबसे ज़्यादा? जी विश्व मोहन, ये गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं वो शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। तो आप एक्सचेंज पे जैसे आप शेयर बाय करते हैं वैसे ही गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं। डिनोमिनेशन उसके काफी कम है, 0.01 ग्राम्स में मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ में जो होती है वो है प्राइस एफिशिएंसी।
सो कभी भी आप एज अ इन्वेस्टर गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि क्या गोल्ड के दाम चल रहे हैं और क्या आप पे कर रहे हैं उसके लिए। सो वहीं पे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपको एक एफिशिएंटली गोल्ड बाय करने में हेल्प करता है और एक रेगुलेटेड व्हीकल है जिसे आपको निश्चिंत तरीके से बाय कर सकते हैं। आपको कोई रिस्क नहीं होते हैं, प्योरिटी रिस्क नहीं होता है, स्टोरेज इंश्योरेंस के रिस्क नहीं होते हैं, लिक्विडिटी काफी ज्यादा मिलती है, कभी भी आप बाय सेल कर सकते हैं उन्हें। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड फंड की वेबसाइट्स पे आप जाके कभी भी 24/7 गोल्ड बाय कर सकते हैं। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं गोल्ड फंड्स। जैसे आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। वो वर्चुअली 24/7 काफी जगह पे मिलते हैं, फंड की वेबसाइट्स या फिर काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में। सो एक सबसे बड़ी चीज ये जो लाके देते हैं वो प्राइस एफिशिएंसी। आप होलसेल प्राइसेस पे रिटेल लेवल पे छोटे डिनोमिनेशन में गोल्ड बाय कर सकते हैं। प्लस काफी सारे एडवांटेजेस है, लाइक प्योरिटी की चिंता नहीं होती है। जैसे हमने गोल्ड और सर्वेज में काफी बार देखा है कि कभी गोल्ड लिया है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मालूम पड़ता है कि ये प्योर नहीं है। तो वो सब चिंताओं से आपको मुक्त करता है गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स। सो ओवरऑल अगर आपको एज अ गोल्ड खरीदना है तो आपको पहले डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि किस पर्पस से आप गोल्ड बाय कर रहे हैं। या कंजम्पशन के लिए बाय कर रहे हैं, पहनने के लिए बाय कर रहे हैं तो ज्वेलरी के अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हैं तो आपको एफिशिएंसी की तरफ जाना चाहिए। जो पहले काफी सारे एफिशिएंट व्हीकल्स नहीं अवेलेबल थे बट पिछले सालों में 10-15 सालों में अवेलेबल हो गए हैं, वो जो काफी एफिशिएंट है और आपको उतने ही पैसे में ज्यादा गोल्ड बाय कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं, कोई मार्कअप्स नहीं देने हैं। सो ओवरऑल एक एफिशिएंटली आप गोल्ड बाय कर सकते हैं उन जरियों की तरह। सो ओवरऑल आई थिंक ये अक्षय तृतीया एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या बाय करना है गोल्ड, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड सेविंग फंड जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। और आपको एनी टाइम ऑफ द डे जो आप अच्छा मुहूर्त जानते हैं वो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके वो म्यूचुअल फंड आप बाय कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक इन्वेस्टर्स को एफिशिएंसी की तरफ अभी बढ़ना चाहिए और एफिशिएंटली ही गोल्ड बाय करना चाहिए। एंट्री एग्जिट से लेकर जो आसान है ही, छोटे रकम से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम गोल्ड का प्राइस, ये सब तमाम सुविधाएं जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स के साथ है वो उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं अगर डिजिटली आप इंटरेस्टेड हैं गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में या शॉपिंग करने में। अब राजेश जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि HUID को लेकर, हॉलमार्किंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट अभी भी है जहाँ पर हॉलमार्क वाले गोल्ड नहीं है। अगर वहाँ पर कोई अगर गोल्ड खरीदता है, वहाँ पे हॉलमार्किंग है ही नहीं, हॉलमार्किंग सेंटर भी नहीं है और उन जिला में अनिवार्य किया भी नहीं गया है। अगर वहाँ पे हॉलमार्क नहीं हो रहा है तो उनके लिए क्या सलाह, क्या देखना चाहिए उनको? देखिए, मैं यही कहूंगा HUID आने के बाद वैसे भी इंडस्ट्री ने इसको बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था हॉलमार्क को। HUID आने के बाद थोड़ी सी तकलीफें बढ़ी है क्योंकि जहां हॉलमार्क सेंटर नहीं है वहां के ज्वेलर्स वो HUID कर नहीं पा रहे और मैंडेटरी हॉलमार्किंग एरिया में भी नहीं है। तो उसके लिए सरकार की थोड़ी सी हमारी बातचीत चल रही है, सरकार की नीतियों में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो हॉलमार्क है अभी मेट्रो सिटी से ही ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरी छोटे शहरों में जा रही है, तो उसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि छोटे शहरों में हॉलमार्क सेंटर ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारी निरंतर मांग है सरकार के पास कि छोटे शहरों में हॉलमार्क सेंटर खुलने के लिए हम खुद एज अ काउंसिल हम लोग सरकार के साथ बात कर रहे हैं। और रही बात प्यूरिटी को लेके, तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वाली इंडस्ट्री है। ऑलवेज जैसे कि थोड़ी देर पहले सौरभ जी ने भी कहा है कि इनवॉइस पे आप हर चीजें लिख के लीजिए, तो जिससे कि आपके साथ किसी प्रकार की तकलीफें नहीं होगी। ये एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आपको प्यूरिटी को लेके कहीं पे भी आपको डर नहीं रहेगा। और अक्षय तृतीया के बाद हमारा वेडिंग सीजन भी एक बहुत ज्यादा सामने आ रहा है क्योंकि मई और जून में काफी बड़े बड़े मुहूर्त है। अगर मई में मैं देखता हूं तो 17 से 18 बड़े मुहूर्त है और इसके बाद जून में भी करीब 13 से 14 मुहूर्त है। तो इस बार अक्षय तृतीया सबके लिए, सभी ज्वेलर्स के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका लेके आया, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, गोल्ड के बाद अब चांदी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि चांदी में जिस तरह की रफ्तार दिख रही है और जिस तरह के अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिख रहे हैं, रेनिशा जी क्या लग रहा है, छोटा जवाब दीजिएगा, चांदी में कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से और किस तरह की तेजी चांदी आगे दिखा सकती है? जिस तरह हमने गोल्ड की बात करी, सिल्वर की प्राइसेस में पिछले 20 सालों में 10 गुना बढ़ी है। 7,700 के आसपास ट्रेड कर रही थी 20 साल पहले, आज हमने देखा है कि पिछले हफ्ते 77,000 का हाई बना है।
तो सिल्वर में भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पिछले 15-20 सालों में। तो अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं सिल्वर में तो आगे भी चल के आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये साल सिल्वर के लिए काफी बुलिश है, जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार आ रही है सिल्वर के लिए। मुझे लगता है इस साल का हम जो टारगेट देखेंगे $30 इंटरनेशनली और 90,000 मुझे लग रहा है कि एक साल में प्राइसेस टच कर सकती है, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को। तो एक टेक्निकल ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ से प्राइसेस 15 से 20% एटलीस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत ही छोटा जवाब दीजिए, चांदी पर आपका व्यू। सौरभ, आपसे मेरा सवाल था चांदी पर। चांदी मेरे हिसाब से पिछले साल से चांदी में जो रिकॉर्ड सेल हुई है वो ये साल कंटिन्यू रहेगी। चांदी में बुलियन हो या चांदी के आर्टिकल्स हो, चांदी में डिमांड सब जगह दिख रही है। और जैसे अभी तज्ञों ने कहा है कि चांदी में ये साल $30 के ऊपर ही चांदी इस बार जा सकती है, तो मेरा भी वही अनुमान है कि चांदी $30 से $32 पहुंच सकती है और इंडियन मार्केट में 90,000 से 1 लाख में चांदी का भाव आएगा। और चांदी का डिमांड लगातार चल रहा है, तो ये साल भी मेरे हिसाब से वही रिकॉर्ड ब्रेक चांदी का डिमांड रहेगा। बहुत से लोगों ने चांदी के अलग स्टोर चालू किए हैं क्योंकि कस्टमर की मांग बढ़ रही है और अर्बन रूरल दोनों जगह पे चांदी में डिमांड अच्छी दिख रही है। चलिए, इस खास पेशकश में आज इतने ही सवालों के जवाब आप लोगों के ले पाएंगे। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग आपका, सौरभ आपका, रेनिशा जी आपका, राजेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और अपने सुझाव दर्शकों के सामने रखे। तो वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक आप कहीं मत जाइए क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।